हेलो एवरीवन। आप में से अगर मैं किसी से पूछूं इज एम आर वॉज वर्ब का मतलब आप क्या समझते हैं और आपने तुरंत अगर ये बता दिया कि सर इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये गलत है। ज्यादातर लोग इसको यही समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और चूंकि ऐसा है नहीं, आप इसकी आधी बात को जान रहे हैं और इसके बेसिस पे इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स। तो आइए इस कंफ्यूजन को आप दूर करते हैं और इंग्लिश को अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलने के, सीखने के, पढ़ने के अपने सपने को पूरा करते हैं। इजेम आर वॉज वर्ब की अगर बात किया जाए तो ये बी के फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, बी फॉर्म्स, ठीक है ना। बी को बोला गया बेस फॉर्म। अब बी के कई सारे डिराइव्ड फॉर्म्स होते हैं। डिराइव्ड फॉर्म्स के बारे में अगर बात किया जाए तो एक फॉर्म तो बनेगा इसका प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा बनेगा इसका पास्ट फॉर्म, थर्ड वन विल बी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ वन विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। सारे फॉर्म्स को पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको करेंगे कि आखिर क्या अंतर है। प्रेजेंट फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो ये बन जाएगा आपका इज एम आर, या बी भी ले लीजिए। पास्ट फॉर्म के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वॉज या वर। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात अगर करेंगे तो बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे तो बी। ये फॉर्म्स के बारे में आप जानते होंगे। जैसे आम भाषा में आप लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड इसको क्या फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो अब हमें यह समझना है कि क्या इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, होता है तो क्या होता है। आइए समझते हैं इसे। तो इज एम आर वॉज वर से रिलेटेड आपको कुछ बातें पहले समझनी पड़ेंगी। दो तीन केसेस में बता दूं आपको यहां। जैसे मैंने यहां पे लिखा केस वन, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको दिखे एंड आफ्टर द सब्जेक्ट इफ यू यूज इज एम आर was were and if it is followed by a noun or a pronoun, noun, pronoun, एक और टर्म यूज कर लेते हैं यहां एडजेक्टिव। सो इन दिस केस दिस इज एम आर was were is not helping verb। इसका नाम बनेगा आपका लिंकिंग वर्ब या लिंक वर्ब, बेहतर होगा कहना। जो लिंक वर्ब्स होते हैं इन्हीं को हम लोग मेन वर्ब्स भी कहते हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बाद में जो ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आया है, ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ब में ज्यादातर केसेस में उसे एक्शन होना पड़ता है। ये एक स्टेट बताने वाला वर्ड है। हालांकि कुछ स्टेटिव वर्ब्स के भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूरक। पूरक मतलब समथिंग दैट कंप्लीट्स समथिंग एल्स, जिसको वो पूरा करेगा। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद है और रिलेट कर रहा है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, यानी सब्जेक्ट को पूरा करने वाला। यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद इफ यू गेट अ नाउन और अ प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, इस केस में दिस इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब, इट इज द लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब कब बोलेंगे भाई? केस टू लिख लेते हैं यहां पे हम लोग। If I talk about case 2, it is also very easy. Subject followed by is, am, are, was, were। इसके बाद वर्ब अगर आप यूज कर लेते हैं मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में आप कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब यह निकला जो सहायता करे। जैसे असिस्टेंट टीचर का मतलब सहायक टीचर, तो असिस्टेंट टीचर का काम होता है टू असिस्ट द मेन टीचर ऑफ द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब वैसे ही मेन वर्ब की अगर कोई वर्ब हेल्प करेगा तो उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? अब हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे इसे? हेल्पिंग वर्ब। ये जो मेन वर्ब है, अब ये दो फॉर्म में आ सकता है। या तो आप इसे यूज कर लेंगे आईएनजी फॉर्म में, या तो आप इसे यूज कर लेंगे सिर्फ थर्ड फॉर्म में। इन जनरल ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। अब है क्या कि जब थर्ड फॉर्म रहेगा तो सेंटेंस को हम पैसिव बोलेंगे,
इसका भी पैसिव हो सकता है, लेकिन अगर यही खुद ही ये मेन वर्ब है तो ये एक्टिव ही है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस बन जाएगा। ये बनेगा पैसिव, ये बनेगा एक्टिव। तो एक्टिव पैसिव क्या है, इसके भी डिफरेंसेस के लिए मैं कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा, फिलहाल इसे आसानी से समझ लेते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब बोल दें या फिर लिंकिंग वर्ब बोल दें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है भाई। अगर आप इसको नहीं समझेंगे कि कब किसे क्या बोलते हैं तो आपके सेंटेंसेस गलत होंगे, कभी भी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। समझ में आई बात? बोलने से पहले आप डरेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, हंसने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सही चीजें सीखनी चाहिए। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा कि आई एम प्लेइंग। इस सेंटेंस में जो प्लेइंग लिखा गया है यह है मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इसका नाम बनेगा हेल्पिंग वर्ब। अगर मैंने एक और दूसरा सेंटेंस लिख दिया आई एम पनिश्ड, अब ये थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है। अब ये जो बनेगा आपका जो सब्जेक्ट है, इसका ये सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव है, हालांकि पैसिव बाद में सीखेंगे, बस यहाँ पहचानना सीख लें इसको। अब हम लोग बोलेंगे लिंकिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने, सॉरी सही बोल रहा हूँ। तो थर्ड फॉर्म रहे चाहे आपका आईएनजी फॉर्म रहे, दोनों ही केस में जो इज एम आर वॉज वर्ब हम यूज करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब इसे लिंक वर्ब या लिंकिंग वर्ब कब बोलेंगे, आइए इस पे भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 1, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी तो एक एडजेक्टिव है एंड देयर इज नो मेन वर्ब, तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब है नहीं, तो दैट विल नॉट बी द मेन वर्ब, ये खुद ही मेन वर्ब बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। अगर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिख दिया कि आई एम अ टीचर, इस केस में देखिए एक नाउन आया है, नाउन भी आएगा तो फिर इसे क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। अगर मैं एक एग्जांपल और लिख दूं इट इज आई, अब देखिए प्रोनाउन आ गया, तब भी इसका नाम क्या बनेगा, लिंकिंग वर्ब। तो अब आपको अगर पहचानने आ गया तो क्वेश्चन ये है कि ये पहचान के हम करेंगे क्या, ये पहचान करके आप अपने लैंग्वेज के नॉलेज को इंप्रूव करेंगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आइए जरा मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, उस एग्जांपल में हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कब बोलते हैं और लिंकिंग वर्ब कब बोलते हैं, और ये डिफरेंस जानने की जरूरत भी क्यों है, क्योंकि बिना जाने तो काम चलने वाला है नहीं। एक अच्छी इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो, जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट यहां लिख दूं, यहां पे मैंने लिखा सीता इज ब्यूटीफुल एंड प्लेइंग देयर। मान लेते हैं कि हमारा ये एक सेंटेंस, सीता इज ब्यूटीफुल एंड प्लेइंग देयर, ये एक एग्जाम्पल है। मैं आपसे पूछूं कि ये एग्जाम्पल सही है या गलत है, तो शायद ज्यादातर लोग बता दें कि ये एग्जाम्पल सही है, लेकिन ये एग्जाम्पल है गलत। ये एग्जाम्पल क्यों गलत है मैं बताऊं, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में यहां का इज मिसिंग है, एक इज और चाहिए था ये वाला इज के साथ। अब मुद्दा ये आया कि वो इज लगाया क्यों गया, दो इज एक साथ। तो भाई ऐसे नहीं पढ़ा जाता ना कि दो इज एक साथ नहीं आते, दो इन एक साथ नहीं आते, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, बट देयर शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड इट। नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, आएगा तो क्यों आएगा, आज इस बात के डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और आगे तक पूरा देखिएगा, तभी जाकर के ये डाउट आपका दूर होगा। मैं इसको ब्रेक करता हूं, मान लेते हैं कि मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा ए, एक दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा बी, ठीक है ना, दो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं। एक में मैंने लिखा सीता इज ब्यूटीफुल। एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा सीता इज प्लेइंग देयर, सीता इज प्लेइंग देयर, सीता इज प्लेइंग देयर। अब मैं चाहता हूं कि जो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंट्स को एक में कर दूं। तो इन स्टेटमेंट्स को एक में करने का मतलब क्या निकलेगा, ए प्लस बी, ऐसे ही बनेगा ना। ए प्लस बी का मतलब ये निकला कि ये जो प्लस है ये एंड है। तो मैं काम करता हूं ना, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। एक लिखने का तरीका तो ये हो सकता है सीता इज ब्यूटीफुल एंड लगा दिया प्लस की जगह,
सीता इज प्लेइंग देयर एंड सीता इज प्लेइंग देयर। एक तरीका आती है कि जैसे एंड लगा के जोड़ दिया, लेकिन भाई ये छोटे बच्चों के लिए सेंटेंस अच्छा होगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको बहुत सारी चीजें तो पता होती नहीं है, तो नीचे मैच करता है चीजों को देख देख करके। अच्छा SITA यहाँ लिखा है, SITA यहाँ लिखा है, तो दोनों एक ही है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं या धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो आपको इसकी बारीकियों को सीखने की जरूरत है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि जो कॉमन लेने वाले टर्म्स है उनको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि सीता लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सीता लिखा हुआ है, तो दोनों तो हैं सेम ही, सब्जेक्ट ही हैं, अलग अलग तो है नहीं। तो दूसरे वाले सीता को मत लिखिए, वो कॉमन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको आगे ऐसे लिखा, सीता इज। हाँ, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले कुछ और बातें बता दूं। ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। यहां पर ये जो ब्यूटीफुल है, दिस इज एन एडजेक्टिव, एंड व्हाट अबाउट दिस, अगर वो एडजेक्टिव है तो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, प्लेइंग इज द मेन वर्ब, तो ये इज क्या बनेगा, इट विल बी द हेल्पिंग वर्ब, नॉट लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोथ आर सेम। इसका मतलब है कि एक बार आ चुका है तो दूसरी बार हम उसे कॉमन ले सकते हैं, तो मत लिखिए उसे। तो सीता इज ब्यूटीफुल लिख देंगे यहां पे हम, ब्यूटीफुल, एंड वैसे ही रहने देंगे, सीता दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि सर यहां पे इज आया है तो दूसरे वाले इज को भी कॉमन ले लीजिए। यही वो गलती करेंगे, यही वो क्या करेंगे, गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इज का नाम हेल्पिंग वर्ब है और ये वाले इज का नाम लिंकिंग वर्ब है। वो अलग है, ये अलग है। दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज। बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं ट्विंस हैं, राम एंड श्याम। ट्विंस हैं, इनका रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, एवरीथिंग इज सेम। तो क्या इन दोनों को एक मान लेंगे आप? दोनों की शादी एक ही लड़की से करा देंगे? दोनों का एक ही आधार कार्ड बनेगा? दोनों का एक ही वोटर ID कार्ड बनेगा? नहीं, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट पर्संस, दीज आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज विद देयर ओन एट्रीब्यूट्स। वैसे ही यहां पर ये मान लीजिए राम है, ये मान लीजिए यहां वाला मान लीजिए श्याम है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि सीता कॉमन ले लिया तो ये भी कॉमन ले लें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के एंट्री के लिए हमें यूज करना पड़ेगा लिंकिंग वर्ब। यहां वाला जो यूज किया है आपने इज, वो इस एडजेक्टिव के लिए एक लिंकिंग वर्ब है। इफ दैट इज द लिंकिंग वर्ब, अब उसका नाम तो लिंकिंग वर्ब हो गया ना, तो इसको, इस ING फॉर्म को लिखने के लिए यू मस्ट हैव अ हेल्पिंग वर्ब। अगर आपने इसे हटा दिया यहां से तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को यहां पे अलग से लिखना पड़ेगा, इज प्लेइंग देयर। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ये रहा मेन वर्ब और ये रहा आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब। वो लिंकिंग वर्ब अलग है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब अलग है। तो अब आपके मन में शायद ऐसा आ रहा हो कि क्या सर इसको हम दो बार लिख लेंगे, हमेशा 2 बार लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है और ये भी लिंकिंग वर्ब है तो वो कॉमन हो जाएगा। अगर वो हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है तो भी कॉमन हो जाएगा। यहां पे अलग अलग था। जैसे मैं इस पे भी 2 एग्जांपल दे दूं आपको। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल ऐसे लिखा कि ही इज हैप्पी एंड इज नॉटी, मतलब नटखट। तो यहां पे आप देखेंगे अगर, तो ये जो है हैप्पी, इट इज एन एडजेक्टिव, नॉटी भी एक एडजेक्टिव है, ये क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब। एंड व्हाट अबाउट दिस, लिंकिंग वर्ब। दोनों लिंकिंग वर्ब है तो दोबारा लिखेंगे 2 बार तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ही इज प्लेइंग एंड इज लुकिंग एट द बॉय, मान लेते हैं सेंटेंस ऐसा है। So if you look at the sentence carefully, you will find something. Look at is a main verb. एक main verb है. What about this? This too is a main verb. So this will be the helping verb. This is the helping verb here. So दोनों के दोनों helping verbs हैं। तो जैसे ही कॉमन लिया वैसे इसको कॉमन ले लीजिए, तो मैंने इसे हटा दिया। यहाँ गलत होंगे। अगर वो हेल्पिंग वर्ब होता, ये लिंकिंग वर्ब होता, तो दोनों को आपको अलग अलग लिखना पड़ता,
समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही सीखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। और बस ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।